Hello everyone. So now topic for this video lecture is creating test collection for information retrieval evaluation. अब जब हम परफॉर्मेंस एवेल्यूशन की बात कर रहे थे तब हमने जो वेरियस पैरामीटर्स है फॉर उसके एवेल्यूशन के लिए जो रिट्राइवल मॉडल होता है उसके लिए हमने डिस्कस किया। ओके वहाँ पर उसमें हमने प्रिसिशन, रिकॉल, आफ्टर दैट एफ मेजर, वो सारे मेजरमेंट देखे थे। अब यहाँ पर हम जो टेस्ट कलेक्शन होता है हमने जैसा कि बोला कि उसके इवैल्यूएशन के लिए एक एनवायरनमेंट, एक सेटअप क्रिएट किया जाता है और उस पर एक्सपेरिमेंट होती है। बिकॉज किसी भी मॉड्यूल, किसी भी मॉडल या फिर एल्गोरिदम का हम डायरेक्टली रियल टाइम एप्लीकेशन पर इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसका इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। ओके कर तो सकते हैं लेकिन इट इज़ नॉट द वे ऑफ डूइंग। सो जो हमने यहाँ पर बोला कि टेस्ट कलेक्शन होता है, ओके दैट मीन्स आई कैन नॉट से इट इज अ डमी बट इट इज जस्ट अ सैम्पल डेटा। ओके सो ये जो टेस्ट कलेक्शन है उसको जो क्रिएशन होती है तो उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो कि मैटर करते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है वो हम देखेंगे। ओके सो फर्स्ट वन, creating a new test collection, it can be a time consuming task. okay हमें फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ऐसा टेस्ट कलेक्शन, देखिए टेस्ट कलेक्शन है वो ऐसा नहीं है कि जो किसी भी रैंडम डॉक्यूमेंट को मैं टेस्ट कलेक्शन में इंक्लूड कर लूँ, किसी भी डॉक्यूमेंट को। और ये जो पूरी टेस्ट कलेक्शन की जो प्रोसीजर है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? वो आप जब इसको वीडियो को पूरी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। बिकॉज यहाँ पर दो ऐसे मेजर टास्क आते हैं, दैट इज क्वेरी फॉर्मेशन एंड द सेकंड वन इज रिलेवेंस जजमेंट। ओके सो वो दोनों जो टास्क है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ओके अब यहाँ पर जो कलेक्शन है तो कलेक्शन है वो किसी भी डोमेन स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करती हूँ कि कोई न्यूज़ या फिर ब्लॉग या फिर फॉरम रिलेटेड कोई भी एक डोमेन है, ओके और मुझे उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही मुझे कॉर्पस चाहिए, दैट मीन्स टेस्ट कलेक्शन चाहिए, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ही इस टेस्ट कलेक्शन में कवर होंगे। ओके मैनुअल एफर्ट इन रिलेवेंस जजमेंट, जैसा कि मैंने बोला। ओके अब क्यों यहाँ पर एफर्ट लगता है? बिकॉज देखिए रिलेवेंस जजमेंट का जो सेट होता है उसमें क्या होता है कि अब हमारे पास कलेक्शन भी है और लेट्स से कि क्वेरी भी है। ओके अब जब मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ तो उसके बेस पर मुझे जो भी डॉक्यूमेंट मिलते हैं, मेरा काम इवेल्यूएशन में मेरा काम क्या होता है, दैट मीन्स कि जो भी इवेल्युएटर है उसका कि जो मुझे डॉक्यूमेंट मिलते हैं क्या वो सही में वो पर्टिकुलर क्वेरी के रिलेटेड है, उसके रिलेवेंस है। ओके और उसके लिए कोई एक बेस तो चाहिए ना कि जिसको देखकर, जिसको रेफरेंस रखकर आप बोल सके कि नहीं ये जो है डॉक्यूमेंट वो रिलेवेंट नहीं है या फिर है। ओके सो उसके लिए प्रीडिफाइंड पहले से रिलेवेंस सेट है वो क्रिएट किया जाता है बेस्ड ऑन रिलेवेंस जजमेंट। ओके सो उसमें मैनुअल एफर्ट लगती है। क्यों? बिकॉज आपके पास जितनी भी कलेक्शन है और जितनी भी क्वेरी है उस हर क्वेरी डॉक्यूमेंट पेयर के लिए रिलेवेंस लिए हमें चेक करना पड़ता है कि वेदर पर्टिकुलर क्वेरी इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, यस और नॉट। ओके अब देखिए जब हमारे पास क्वेरी और कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट दोनों ही यदि रीजनेबल साइज में है या फिर कम साइज में है तो हम ये जो मैनुअल टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब लार्ज कलेक्शन हो तब वहां पर एक टेक्निक यूज होती है विच इज नोन एज पुलिंग। अब पुलिंग में क्या होता है कि जो टॉप के रिजल्ट्स होते हैं फ्रॉम रैंकिंग। ओके अब यहाँ पर रैंकिंग दैट मीन्स कि हमें जिस पर्टिकुलर रिट्राइवल मॉडल का यूज करना है, ओके जो भी एल्गोरिदम है, फॉर एग्जांपल देयर इज वन रिट्राइवल मॉडल एक्स, वाई एंड जेड, टोटल देयर आर 3 मॉडल। ओके सो एक्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसके कुछ के रिजल्ट्स, सिमिलरली वाई के कुछ के रिजल्ट्स और जेड के कुछ के रिजल्ट्स को मर्ज किया जाता है और फिर सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट के लिए उसको पूल करके उसमें जो डुप्लीकेशंस होते हैं वो रिमूव करके सिर्फ उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए ये जो रिलेवेंस सेट है वो क्रिएट किया जाता है। डॉक्यूमेंट दैट आर प्रेजेंटेड इन सम रैंडम ऑर्डर्स टू द पीपल डूइंग द रिलेवेंस जजमेंट, जैसा कि मैंने बोला। However, this list is incomplete and for a new retrieval algorithm,
एल्गोरिदम। अब देखिए यहाँ पर मैंने कौन कौन से फॉर एग्जांपल लिए थे, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, अब ये जो भी डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है दैट मीन्स उसने वो पर्टिकुलर क्वेरी के लिए रिलेवेंस काउंट किया है। ओके, फॉर एग्जांपल इसके मुझे टॉप 20 जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं, ओके, वो उसको मैं मर्ज करके उसका डुप्लीकेशन रिमूव करके मैं उसके लिए रिलेवेंस जजमेंट क्रिएट करती हूँ। अब देखिए एक्स वाई जेड ने जितने भी डॉक्यूमेंट रिटर्न किए और उसके मैंने टॉप के रिजल्ट्स लिए, दैट मीन्स ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है। किसके रेफरेंस में, एक्स वाई जेड रैंकिंग मॉडल, एक्स वाई जेड रिट्राइवल मॉडल के रेफरेंस में। अब यदि कोई नया रिट्राइवल एल्गोरिदम आता है, लेट्स से कि पी, ओके, अब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम के लिए भी यहाँ पर जो सारे डॉक्यूमेंट रिलेवेंट कंसिडर किए गए हैं वो यहाँ भी इस तरह से हो। इस तरह से कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो एल्गोरिदम है वो बहुत सारे पेजेस को आर कंसिडर करता है जो कि यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। तो अब क्या होगा, जो हमारा जो फाइनल इवेल्युएशन में बहुत सारे ऐसे पेजेस होंगे जो यहाँ पर ये एल्गोरिदम तो इसको रिलेवेंट कहता है, लेकिन हमारा जो फाइनल इवेल्युएशन है उसके मुताबिक वो क्या हो जाएगा, नॉन रिलेवेंट। ओके, so there could be a problem in pulling technique also. Now to develop an evaluation corpus, that means the test collection of documents for any given application, it requires document collection that is representative for an application in terms of number, size and type of the document. If the target application is very large, then more than one collection should be used to ensure that the results are not corpus specific. देखिए जैसा कि मैंने बोला, फॉर एग्जांपल मुझे न्यूज़ ब्लॉग और किसी फॉरम के लिए मुझे ये रिट्राइवल इवैल्यूएशन करना है। ओके, तो यदि मैं उसी पर्पस के लिए यदि मैं ये जो टेस्ट कलेक्शन है वो क्रिएट कर रही हूँ, तो मुझे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका टाइप, उसकी साइज, उसकी नंबरिंग जो रियल टाइम सिनारियो में होती है उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। ओके, यदि टारगेट एप्लीकेशन है वो जनरल है, दैट मीन्स वी कैन नॉट कैटेगराइज इट, देन वी हैव टू क्रिएट मोर देन वन कलेक्शन। व्हाई? बिकॉज यदि फॉर एग्जांपल मैंने एक कलेक्शन क्रिएट किया, ओके, सो उसमें तो रिजल्ट्स है वो सब ठीक ठाक है, लेकिन जैसा कि यहाँ पर तो जब रियल टाइप सिनारियो में वहाँ तो जनरल है, वहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है, तो क्या होगा कि जो पहले जो टेस्ट कलेक्शन में जो हमें रिजल्ट्स आ रहे थे वो एक्चुअल में जब रियल इम्प्लीमेंटेशन होगा तब वहाँ पर उसकी वैल्यूएशन, तब वहाँ पर उसका जो फाइनल आउटकम है, मेजरमेंट आता है, वो चेंज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमें 2 से 3 कलेक्शन क्रिएट करने होंगे with different type of documents, which is general application. Queries that are used for the test collection should also be representative of the queries submitted by the user of target application. यहाँ पर जो queries सैंपल के लिए कलेक्ट की जाती है वो क्वेरी भी कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक यूजर है वो किस तरह से टारगेट एप्लीकेशन में क्वेरी को हिट करता है, उसी फॉर्मेट की क्वेरी यहाँ पर भी होनी चाहिए। रिलेवेंस जजमेंट शुड बी डन आइदर बाय पीपल who ask the question or by independent judges who have been instructed in how to determine relevance for the application being evaluated. अब देखिए जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो टास्क है यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा एफर्ट लगती है। ओके, और फिर उसमें जैसे जैसे कलेक्शन की साइज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे क्वेरी की साइज बढ़ती जाती है, ये जो तीसरा पार्ट है रिलेवेंस जजमेंट, ये ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड और आई कैन से यहाँ पर बहुत ही एफर्ट जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर देखिए सबसे पहले रिलेवेंस जजमेंट है वो पर्सन डिपेंडेंट होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से डॉक्यूमेंट इज अबाउट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं किसी क्वेरी फायर करती हूँ, तो जैसे कि मेरे लिए ये टॉपिक फेमिलियर है, ओके, सो मैं यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से ये कंक्लूड कर सकूंगी कि वेदर दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेवेंट टू पर्टिकुलर क्वेरी और नॉट। लेकिन यहाँ पर मेरे जगह कोई दूसरे डोमेन का कोई यदि पर्सन यहाँ पर है तो वो इतनी अच्छी तरह से जज नहीं कर पाएगा।
और इवन इट मे बी पॉसिबल दैट कि एक सिचुएशन में मैंने किसी डॉक्यूमेंट को किसी क्वेरी के लिए रिलेवेंट बोला है, रिलेवेंट जज किया है, लेकिन दूसरे ही सिनारियो में मैं उसको नॉन रिलेवेंट भी कह सकती हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स है और आई कैन से थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है। ओके, जिसकी वजह से ये थोड़ा पार्ट है वो इस यहाँ पर एफर्ट सबसे ज़्यादा लगता है। जो टेस्ट क्वेरीज होती है इट मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो क्वेरी में हमने जो भी टर्म्स लिए हैं कि वो डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट ही ना हो। ओके, सो उसके अप्रोप्रिएट लेनी है। बेस्ट डिजाइन बाय द डोमेन एक्सपर्ट, जो पर्टिकुलर डोमेन एक्सपर्ट होते हैं उसके द्वारा वो डिजाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की डॉक्यूमेंट्स है और अब मुझे क्वेरी बनानी है, तो यदि मुझे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या है वो पता होगा तो उसके हिसाब से मैं क्वेरी को ज़्यादा अच्छी तरह से डिज़ाइन कर पाऊंगी। यदि यहाँ पर कोई दूसरा डोमेन, लेट्स से कि DBMS, ओके, उस डोमेन का कोई एक्सपर्ट है तो वो क्वेरी तो जानता है लेकिन वो इससे रिलेटेड क्वेरी को अच्छी तरह से डिजाइन नहीं कर पाएगा। रैंडम क्वेरी टर्म्स जनरली इट इज नॉट अ गुड आइडिया, ऑब्वियसली, बिकॉज जब क्वेरी होती है तो क्वेरी में कुछ टर्म्स है वो आई कैन से कि रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल if there is a word, let's say prime, okay, so prime, so there is very it is much likely that the very next word it could be minister, okay, for example prime minister। so यदि प्राइम के बाद कुछ ऐसा नंबर, यदि आपने उस क्वेरी को रैंडम जनरेट किया है तो यदि प्राइम के बाद कुछ ऐसी टर्म आ गई जिसको कोई रिलेशन ही नहीं है, ओके, तो क्या होगा कि उस क्वेरी के लिए मुझे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वो बहुत ही कम मिलेंगे, जो कि मेरे कलेक्शन में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक्चुअल क्वेरी है और कुछ मीनिंगफुल भी है, उसके लिए बहुत ही रिलेवेंट है। आफ्टर दैट रिलेवेंस असेसमेंट, ह्यूमन जजेस, टाइम कंज्यूमिंग, ओके, आर ह्यूमन माइंड परफेक्ट? नो, ऑब्वियसली नो, बिकॉज ये जो रिलेवेंस असेसमेंट का जो है जो डिसीजन है, ओके, कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रिलेवेंट है या नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन भी चेंज हो सकता है और फिर एक पर्सन के लिए भी डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो सकता है। और आई कैन से पर्सन कैन नॉट स्ट्रिक्टली क्लासिफाई वेदर इट इज रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट। ओके, सो यहाँ पर ऐसे कुछ इश्यूज है। नाउ अब हम देखेंगे ट्रैक। अब क्या है ये ट्रैक? बहुत बार जब आप इसकी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की जो रेफरेंस बुक है वो यूज करते हैं तो वहां पर बहुत बार ट्रैक मेंशन होता है, विच इज टेक्स्ट रिट्रीवल कॉन्फ्रेंस। अब ये है क्या? तो बेसिकली इट इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट कलेक्शन कॉन्फ्रेंस। ओके, हमने अब तक जो भी पढ़ा, ओके, वो एक्सपेरिमेंट होने के बाद उसके कुछ रिजल्ट्स आते हैं और आफ्टर दैट उसको एक्चुअल रियल लाइफ टाइम सिचुएशन में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अब मैंने तो बोला कि उसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बेस प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? टेस्ट कलेक्शन। सो ये जो ट्रैक है ऐसा ही कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट कलेक्शन है। ओके, सो इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। इट हैज रन लार्ज IR test bed evaluation series which is known as a track. 50 detailed information needs per year। यहाँ पर ये जो टेस्ट कलेक्शन है, ओके, वो बहुत सारे इसके सीरीज भी है और बहुत सारे इसके वर्जन भी है। एंड हर बार हर ईयर यहाँ पर जो कलेक्शन है, डॉक्यूमेंट्स है, वो भी अपडेट होते रहते हैं, इंफॉर्मेशन नीड भी चेंज होती रहती है। ह्यूमन इवेल्युएशन ऑफ पुल्ड रिजल्ट रिटर्न। अब पुलिंग क्या है वो हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में। उसकी जो क्वेरी होती है, ओके, उस क्वेरी का फॉर्मेट क्या होता है? उसको बोलते हैं टॉपिक, और उसका टॉपिक ID होता है और नंबर होता है। आफ्टर दैट उसका एक एलिमेंट है शॉर्ट टाइटल विच कुड बी व्यूड एज अ टाइप ऑफ क्वेरी दैट माइट बी सबमिटेड टू अ सर्च इंजिन। ओके, टाइप ऑफ क्वेरी।
अब देखिए जनरली एज ए यूजर मैं कोई क्वेरी टाइप कर रही हूँ तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा टॉपिक आईडी और शॉर्ट टाइटल, लेकिन ये जो है वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस है। ओके और बहुत सारे रीजंस की वजह से यहाँ पर इसको आईडी, इसका शॉर्ट टाइटल, आफ्टर दैट उसका डिस्क्रिप्शन भी आता है और उसका नैरेटिव पार्ट भी आता है। डिस्क्रिप्शन में जो क्वेरी होती है वो मोर इन लेस देन वन सेंटेंस में उसको रिटन राइट की होती है। आफ्टर दैट नैरेटिव पार्ट इट प्रोवाइड मोर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट डॉक्यूमेंट द सर्चर वुड कंसिडर एज ए रिलेवेंट। ओके दैट मीन्स कब पर्टिकुलर सर्चर है उसको रिलेवेंट कंसिडर करेगा, उसका जो है डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सैंपल है। अब यहाँ पर टॉप फॉर टॉपिक, ओके, और ये पर्टिकुलर किसके लिए है? ट्रैक के लिए ही है। ये उसकी आईडी, ये उसका टाइटल दैट इज पेट थेरापी। अब ये डिस्क्रिप्शन इज एक्चुअल क्वेरी, हाउ आर पेट्स और एनिमल यूज्ड इन थेरापी फॉर ह्यूमन एंड व्हाट आर द बेनिफिट। जनरली हम गूगल करते हैं ना कि हाउ टू प्रोसेस फॉर्म इन PHP, हाउ टू डिजाइन अ फॉर्म इन HTML। सो सिमिलरली ये भी ऐसी ही क्वेरी है। अब देखिए, अब ये नैरेटिव पार्ट में क्या डिस्क्रिप्शन क्या होता है, यहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि हमें किस डॉक्यूमेंट को रिलेवेंट है या नहीं है वो डिसाइड करना। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मस्ट इंक्लूड डिटेल ऑफ हाउ pet or animal assisted therapy is or has been used. Relevant detail include information about pet therapy programs, description of circumstances in which pet therapy is used, the benefit of this type of therapy and the degree of success in this therapy and any laws or regulation governing it. अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मैंने कुछ क्वेरी है, वो गूगल बाबा को बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो, और गूगल मुझे क्या करता है, मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है वो रिटर्न करता है। ओके लेट्स से कि अब मुझे डिसाइड करना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज रिलेवेंट और नॉट। ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, इवेल्युएशन कर रही हूँ। ओके इट इज नॉट रियल लाइफ सिनेरियो, मैं यहाँ पर टेस्टिंग कर रही हूँ। अब देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए यहाँ पर मुझे जो डॉक्यूमेंट मिलता है, ओके अब मैं ये कैसे डिसाइड करूँ कि ये डॉक्यूमेंट रिलेवेंट इस क्वेरी के लिए रिलेवेंट है या नहीं है? यूजिंग दिस पार्ट। यदि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन यदि मेंशन की गई है, दैट मीन्स इट इज रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। और लेट्स से कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, लेट्स से कि ये तीसरा वाला डॉक्यूमेंट, इसमें बहुत सारे यहाँ पर जो वर्ड्स है वो ऐसे वर्ड्स मैच हो रहे हैं, लेकिन उसकी कंटेंट है वो इस हिसाब से नहीं है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी कंटेंट है उसमें कुछ इस तरह से कुछ इश्यूज या फिर इस तरह के कुछ टॉपिक नहीं है। दैट मीन्स ये जो डॉक्यूमेंट 3 है वो कैसा कंसिडर किया जाएगा? नॉन रिलेवेंट। ओके सो इस तरह से ये जो डिस्क्रिप्शन पार्ट और ये नैरेटिव पार्ट है इसका यूज होता है। जो ट्रैक है उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ये कुछ उसकी इंफॉर्मेशन है। ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो है CSEM, उसमें नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितने हैं? 3204। ओके नंबर ऑफ क्वेरीज कितनी है इसमें? 64। साइज क्या है? 2 MB। एंड टर्म्स पर डॉक्यूमेंट कितनी है? 24। ओके आफ्टर दैट यहाँ पर ट्रैक की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर है। देखिए ट्रैक में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितने हैं? बहुत सारे। उसमें नंबर ऑफ क्वेरीज कितनी है? 200। ओके और उसकी साइज होती है 2000 MB। और कितने टर्म्स होती है पर डॉक्यूमेंट में? इट रेंजेस फ्रॉम 89 to 3543। ओके और ये जो है उसका रिलेवेंस असेसमेंट है। ओके सो that's all in how to create or what are the topics or points that you should keep in mind while creating test collection in IR evaluation. Thanks for watching.